जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का 360 डिग्री बुक सेक्शन का बुक है, उन्हीं का हम लोग क्लास 6 का टेस्ट लिए है चैप्टर 1 से और 2 से। तो उसी का अब हम लोग आज सोल्यूशन देखेंगे। चैप्टर 1 और 2 में कौन कौन सा चैप्टर था? तो भोजन में घटक और वस्तुओं के समूह बनाना। इसी का हम लोग चैप्टर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। जो सोल्यूशन क्वेश्चन था उसी का हम लोग आज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था, भोजन का व्यंजन जो कच्चे सामग्री से मिलकर बनता है किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो पादप और जंतुओं दोनों से प्राप्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन होता है। देखिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है जो हमें पादपों और जंतुओं से मिलते हैं। इसे कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण होता है। इसके अंतर्गत हमारे भोजन के रुचांश तथा जल भी शामिल है जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन से? तो मुख्य पोषक पदार्थ के अनुसार कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुचांश तथा जल भी शामिल है जिनके हमारे शरीर के लिए आवश्यक होना चाहिए, आवश्यकता होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन से? तो मुख्य पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक कच्ची सामग्रियों के हमारे शरीर में के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन्हीं घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अंतर्गत हमारे भोजन में उत्साह जल भी शामिल जिन्हें हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विधियों में से किसका उपयोग करते हैं? तो वसा का इन सभी का कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के लिए आयोडीन का करते हैं, कॉपर सल्फेट के करते हैं और कास्टिक सोडा का करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कुछ साधारण विधियों से हम जानते हैं कि कच्ची सामग्री पके हुए भोजन में कौन कौन सा एक अधिक पोषक उपस्थित है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा परीक्षण अन्य पोषक के परीक्षण के लिए अपेक्षा पेन का कलर चेंज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण में अन्य पोषक परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम जानते हैं कि पोषक परीक्षण में करते हैं। परीक्षण करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी जो आपको कुछ प्रक्रिया तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी परीक्षण करने के लिए देता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट रंग बैंगनी हो जाती है, सही विकल्प चुनत नहीं। परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है तो नहीं। परीक्षण करने के बाद वसा का रंग नीला हो जाता है तो नहीं। प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण करने से चूर्ण या पेस्ट बनाना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा ले जिस खाद्य
पदार्थ के परीक्षण करना या ठोस हो तो पहला उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा का पीस कर या मसल को उसे चूर्ण को एक तरफ प्रणाली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं? तो हम लोग ऊर्जा देने वाले भोजन को वसा युक्त भोजन भी कहते हैं, वसा भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन से हमें बॉडी का निर्माण होता है, इससे नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा भी ऊर्जा मिलती है और वास्तविक यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से है हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें सर्वाधिक मिलेगी? तो किसमें? वसा में सबसे ज़्यादा मिलता है ऊर्जा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसका हम लोग देख लिया है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लिया। हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सुमिलित करना है। 8 नंबर क्वेश्चन सुमिलित करना है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या हो जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? बाजरा, आलू कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। वसा के पादप स्रोत क्या है? वसा का स्रोत कहाँ है? तो वसा का स्रोत गिरी हो जाएगा, गिरी। वसा में जंतु स्रोत का मछली और घी वसा का जंतु स्रोत है। पादप स्रोत गिरी हो जाएगा और जंतु स्रोत मछली हो जाएगा। देखिए, दिया है जंतु स्रोत और स्रोत। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन, इसका सत्य कथन को चुनना है। प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता नहीं, विटामिन हमें रोगों से सुरक्षा करता है। विटामिन का वजह शरीर की वृद्धि करने के लिए नहीं, प्रोटीन की वृद्धि करने के लिए होता है। वसा युक्त भोजन को प्राय शरीर के वर्धन भोजन भी कहते हैं, नहीं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि कम मात्रा में, अल्प मतलब कम मात्रा में हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रोटीन के बारे में दिया। प्रोटीन को आवश्यकता शरीर की वृद्धि अथवा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर के वर्धन भोजन कहते हैं। प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और प्रोटीन हमारी आँखें, अस्थियाँ, दांत और समूहों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन की के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अलग अलग आवश्यकता होती है, मात्रा में होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। ठीक है, हमारी आंखों में त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है? तो कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है? ए रखता है। ये क्या वैज्ञानिक नाम का है? तो रेटिनॉल होता है विटामिन। देखिए, विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 11। हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? हमारे शरीर से लड़ने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता है। विटामिन सी का रासायनिक ascorbic होता है। ठीक है, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है।
विटामिन डी हमारी अस्थियाँ और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है वो आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए, विटामिन डी ये हमारे त्वचा को, आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों में लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कैल्शियम के करता है, उसी में कैल्सीफेरोल वैज्ञानिक डी का नाम होता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन सुमिलित करना है। 13 नंबर क्वेश्चन सुमिलित करना, जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है? स्रोत है। तो विटामिन ए हमारा स्रोत कहाँ से होता है? विटामिन ए का स्रोत क्या है? गाजर, पपीता, गाजर, आम, यानी कि ए का बी हो जाएगा। विटामिन बी का क्या होता है? विटामिन सी का अमरूद, मिर्चा, और देखिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। जैसे एक का बी हो जाए पपीता हो जाएगा, और दो का बी, विटामिन बी का स्रोत है यकृत और चावल। विटामिन बी का स्रोत है। विटामिन बी का क्या स्रोत है? यकृत और चावल। विटामिन सी का क्या स्रोत है? अमरूद और मिर्चा, यानी खट्टे पदार्थ, आंवला, ये सब विटामिन का। अब विटामिन डी से क्या प्राप्त है? मछली का तेल प्राप्त है विटामिन डी से। क्या होता है? ये तो सोल्यूशन दिया है, उसे पढ़ लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, आहारी रेशों यानी रुक्षांशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। आहारी रेशों से रुक्षांशों के नाम से जाना जाता है। आहारी रेशों को रुक्षांशों के नाम से जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुक्त पादप उत्पादों से होती है। हाँ, ये भी सही, पादप उत्पादों होती है। रुक्षांश हमारे शरीर की कई प्रकार के पोषक प्रदान करता है, तो नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। रुक्षांश मुक्त स्रोत दाल, आलू, सब्जी एवं हरी सब्जियां। हाँ, ये तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पोषक के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, तले फूल और सब्जियां है। रुक्षांश हमारे शरीर के कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करता। रुक्षांश हमारे शरीर का कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, फिर भी हमारे भोजन को आवश्यक अवयव है और इसकी अवयत बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 15 कथन है, कथन पर विचार करना है। जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। तो हाँ, प्रदान करता है। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकालने में सहायक होता है। उपयुक्त में से सही कथन यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही, दोनों कथन सही है। जल में भोजन उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यही कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र या पसीने से के शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर की जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। तो इसके अतिरिक्त हमें जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से असत कथन को पहचान, असत कथन चुनना है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा से पढ़ना, आराम से रिलैक्स होकर उसके बाद सही देना है। देखिए, सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हाँ, ये सही है, जो हम खाते हैं वो आहार कहते हैं। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के अलावा रुक्षांश एवं जल भी शामिल होते हैं। हाँ, सब शामिल होता है। छिलके उतार कर सब्जियों को धोने से कुछ विटामिन और खनिज व लवण नष्ट हो सकते हैं। हाँ, नष्ट हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए,
समाते पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर में वृद्धि और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा होने चाहिए जिनकी हमारी शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में प्राप्त मात्रा में नुकसान तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार का आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भोजन के पकाने में कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी नष्ट होता है। विटामिन भोजन पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से चेहरा पर सूजन नहीं होता, वृद्धि का अवरोध रुक जाता है। ये सही है। त्वचा की बीमारी एवं पेशी संबंधी बीमारी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है, हो जाएगा। देखिए यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग को हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंगों का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेशी आदि हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से अरक्ता किसकी कमी से होती है? तो लोहे की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका सॉल्यूशन है, इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं आराम से। देखिए विटामिन ए किसकी कमी? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? निशानता दृष्टिबंध नाइट ब्लाइंडनेस होता है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे में रात कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग मूसड़ों से खून निकलना, घाव मरने में अधिक समय लगना। विटामिन बी से दुर्बल पेशी और कम धमनियों की ऊर्जा में कमी हो जाता है। देखिए विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा विटामिन डी से? रिकेट। वस्तुओं को मुलायम होकर मुड़ जाना, विटामिन डी से कमी होता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैल्शियम। अस्थियों और दंत से होता है, कमजोर अस्थियों दंत से होता है। आयोडीन से घेंगा रोग होता है, ग्याटर। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता का होना होता है, घेंगा रोग में होता है। लोहे की कमी से अरक्ता होता है, जिससे कमजोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 21, जैसे देखें 21 का तो ग्वाटर रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अस्थियां दंत से किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सुमिलित करना, विटामिन ए से दृष्टिहीनता रोग होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, दुर्लभ पेशियां एवं काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। दुर्लभ पेशियों में काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 से कमी होता है। देखिए चैप्टर नंबर 24 यानी कि कल चैप्टर नंबर 1 हमको समाप्त हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 वस्तु एवं समूह बनाना, चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन निर्भर होता है किस पर? पदार्थ के गुणों के आधार पर, पदार्थ के उपयोग के आधार पर निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
देखिए, किसी वस्तु को बनाने के लिए पदार्थ का चयन निम्न आधारों पर किया जाता है। पदार्थ के गुणों के आधार पर, प्रॉपर्टीज और मटेरियल के आधार पर, जैसे पदार्थ की मजबूती, स्ट्रेंथ, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, गर्मी एवं ठंडे सहने की क्षमता, थर्मो रेजिस्टेंस, जंग प्रतिरोधक, कोरोजन रेजिस्टेंस आदि गुणों के आधार पर तय किया जाता है। जैसे पदार्थ के उपयोग के आधार पर, पर्पज ऑफ यूज के आधार पर, वस्तु को उद्देश्य का कार्य क्या है, कार्य भी पदार्थ के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए बिजली के तार के लिए तांबा चुना जाता है क्योंकि यह अच्छा चालक होता है। इसीलिए पदार्थ का चयन गुण और उपयोग दोनों के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थ में क्या क्या आते थे? पदार्थ में क्या आता है? कांच वस्तु आते हैं, कांच की वस्तु, रुई भी आता है, प्लास्टिक, लकड़ी, यानी कि सभी आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, हमारे चारों ओर की वस्तुओं एक अथवा एक से अधिक तत्व से बनी होती है। जैसे पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मुर्दा हो सकते हैं। आप पदार्थ को और अधिक उदाहरणों से भी विषय में विचार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन चमकदार सामग्री होते हैं? चमकदार, तो सोना चमकदार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं को उदाहरण है। कुछ धातुएं बहुत अपनी चमक खो देती हैं और विद्युतहीन दिखाई देने लगते हैं। ऐसा उन पर आयु तथा नमी के विक्रियाओं के कारण होता है। इसीलिए हम केवल ताजे कटे पुष्प पर ही ज्योति दिखाई देता है। सोना एक चमकदार धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द्युतिमय का अर्थ क्या होता है? द्युतिमय का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो, द्युतिमय शब्द का अर्थ होता है चमकदार। क्या होता है? चमकदार या चमक वाला। यदि शब्द द्युति से बना तो जिसका अर्थ प्रकाश, चमक होता है। इसीलिए चमकीला शब्द द्युतिमय या विद्युतिमय से द्युतिमय लिखा अर्थ बताता है। क्वेश्चन नंबर 5, कठोर पदार्थ कहा जाता है। कठोर पदार्थ किसको कहा जाता है? जिनको बनाना मुश्किल होता है। इसको सही में संपीड़ित करने कठिन होता है। यह भी सही। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। देखिए, सब आप पढ़ लीजिएगा सब तक। चलिए पढ़ लेते हैं। वीडियो लॉन्ग बन जाएगा। आप लोग बताइए कि पूरा सोल्यूशन देखना है कि सीधे खाली आंसर बताना है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इसमें लकड़ी, एल्युमिनियम का पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक का कई अन्य पदार्थों का अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। पदार्थ इन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें दबाना संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखाओ तो पदार्थ के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि द्युति, कठोरता, कड़ूक, खुरदरा, अथवा चिकना होना। क्या आप गुण के बारे में सोच सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक धातु नहीं है? इसमें धातु पूछ रहा है, तो लकड़ी एक धातु नहीं, ठोस होता है। लोहा, सोना, चांदी सब धातु है। देखिए, पदार्थ जिनमें इस प्रकार द्युति होते के पदार्थ धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा धातु सोना धातु के उदाहरण है। कुछ वस्तुएं बहुत अपनी चमक खो देती है और द्युतिहीन निष्क्रिय दिखाई देने लगता है। ऐसा उन पर आयु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हम केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही दिखाई देता है। लकड़ी एक धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से असत कथन को पहचान करें। और सत कथन का चिन्ह है। पदार्थ जिसे संपीड़ित करना कठिन हो कठोर पदार्थ कहते हैं। कठोर पदार्थ कहलाता है। पदार्थ जिसे संपीड़ित करना आसान और जिसे खरोच आसानी से कर सकते कोमल पदार्थ। हाँ, ये भी सही है। धातु हमेशा चमक बनी रहती नहीं।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, यानी कि असत कथन को पहचाना था। ये हम लोग देख लिए हैं और देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अबिल्य शब्द का क्या अर्थ है? तो अबिल्य शब्द का अर्थ अघुलनशील। अबिल्य शब्द का अर्थ क्या? अघुलनशील। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं अर्थात घुल गए हैं, विलय हो गए। हम कह सकते हैं कि वो पदार्थ जल में विलय है, अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में घुल लुप्त नहीं होता, वो पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अविलय पदार्थ के बारे में सही कथन चुनना है। सही कथन को चुनना है। जल में आसानी से घुल जाते हैं? नहीं, अविलय पदार्थ जहाँ से कहाँ घुसेगा। काफी समय तक विलुप्त करने पर घुल जाते हैं? नहीं घुलते हैं। जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। क्वेश्चन का पूछ रहा आप अविलय पदार्थ के बारे में सही कथन, अविलय के बारे में सही कथन चुनना है। काफी समय तक विलुप्त करने पर जल में घुल जाता है? हाँ घुल जाता है, ये नहीं होता। ऑप्शन जल के साथ मिश्रित नहीं होते, जल के साथ मिश्रित होते। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलुप्त करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, पदार्थ जल में अविलय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से विलेय पदार्थ को उदाहरण है? विलेय पदार्थ का उदाहरण नमक में विलय हो जाता है, चीनी भी विलय हो जाता है, आवासिक पाउडर विलय होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कथन पर सभी तरल जल में मिश्रित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गैस थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। कुछ गैस जल में विलय है जबकि अन्य नहीं। मतलब जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलय होती है। उदाहरण के लिए जल में विलय ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं के पादप की उत्तरजीविता के अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सही कौन सा विकल्प है? सही विकल्प चुनना है। तो किरोसिन तेल जल में विलय है? नहीं, जल में विलय नहीं हो, क्या गलत हो जाएगा। शहद जल में विलय? हाँ शहद जल में विलय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, किरोसिन गिलास की तली पर पहुंच गए तो क्या सही नहीं है? हम ऐसे बहुत उदाहरण देखते हैं कि जिन्हें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं, डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियों कंकड़ को जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं तो शहद के कुछ बूंदे जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं तो इनका सबका क्या होता है? भुंजा चाहते हैं कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थ को 5-5 उदाहरण है। अन्य द्रव जैसे कि तेल, यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। शहद पानी में घुलनशील होता है लेकिन यह उसके प्रकार और पानी के तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से गलत कौन सा विकल्प है? गलत विकल्प चुनना है। गलत। सरसों का तेल जल में विलय है? नहीं, सरसों का तेल जल में नहीं घुलता है। नींबू का रस जल में अविलय है? हाँ नहीं, नींबू का जल में विलय नहीं, घुल जाता है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोनों गलत है। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव का नमूना एकत्र किए हैं। कांच एक गिलास लीजिए, इस आधा जल भरिए, जब इनमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए तो भली भांति विलुप्त कीजिए, इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रश्न कीजिए क्या ये द्रव जल में साथ मिश्र हो जाता है? सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अविलय है जबकि सिरका नींबू का रस विलय है। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित में से असत कथन को चुनना है, यानी गलत कथन को चुनना। उन पदार्थ का समरी जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है अपारदर्शी कहलाता है। उन पदार्थ समरी जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, नहीं, जो देखा जाता है उसे पारदर्शी कहा जाता है, अपारदर्शी नहीं कहा जाता है। जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते उसे अपारदर्शित कहते हैं। हाँ, अपारदर्शित कहते हैं। लकड़ी एक अपारदर्शी वस्तु है। लकड़ी भी एक अपारदर्शित वस्तु है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से प्रभासी नहीं कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए असत कथन। उस पदार्थ को समझ जिससे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं तो क्या कहता है, अपारदर्शी कहलाता है। यही कथन असत है, बाकी सब कथन सत्य है। वही बात यही पर लिखा गया है कि उन स्थानों के बारे में विचार किए जहां आप खेलते समय छिपना चाहोगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। आप इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आप अपना मित्र शीशे से देखकर आपको पता लग जाएगा। उन पदार्थों को समग्र को पहचाने जिससे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, जिसे उन प्रदर्शित कहते हैं। जल की आयु कुछ प्लास्टिक पदार्थों को उदाहरण से प्रयोग दुकानदार बिस्कुट, मिठाई, अन्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के प्रदर्शित पात्रों में रखने में अधिक पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 15। पदार्थ जिनके द्वारा वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहता है, तो पारदर्शी। जिसको स्पष्ट रूप से देखते हैं प्रदर्शित कहता है। लेकिन आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहोगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगाएगा कि उन पदार्थों का तो समरूप जैसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है और प्रदर्शित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। प्रभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? तो प्रभासी पदार्थ मोटर गाड़ी नहीं है, बाकी तेलीय, कागज, गंदा पानी नहीं होता है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन। मक्खन का पेपर क्या होता है? प्रभासी होता है। मक्खन का पेपर प्रभासी होता है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन। बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर जिसे फैलाएंगे तो कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल को दोबारा ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि क्या आप पता है कि हम जब बल की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु पूर्णतः स्पष्ट देखे लेते हैं? नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें प्रभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तेलीय द्रव्य को याद कीजिए जिसका उपयोग हम खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। मक्खन का पेपर भी प्रभासी होता है। तो देखिए क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, 2 सही होगा, तब नेक्स्ट 3 और 4 का टेस्ट लेंगे। जय हिंद। आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा कि इसका सोल्यूशन सही करेगा हम लोग की बुक जो टेस्ट लेते उसी का सोल्यूशन करें, बता दीजिएगा। जय हिंद।